कितने अटैम्प्ट किए थे एंड कितने मेरे रॉन्ग थे। तो 61 मार्क्स पे मेरा 436 रैंक था ऑल इंडिया में। कोएगुलेंट प्रेगनेंसी में कौन सा नहीं देते, क्यों देते हैं, कौन से वीक पे स्टार्ट करते हैं, आफ्टर डिलीवरी कौन सा देते हैं, ठीक है, वो शेयर ही नहीं कर पाई वो। सो एक नर्सिस लैब करके एक साइट होती है, लाइक जो भी हाइपरटेंसिव क्राइसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, कोज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या होता है, न्यूनेट्स में क्या होता है, इन्फेंट में क्या होता है। Hi everyone, I hope you all are doing very great. So I am Nancy Arora, working as a nursing officer at AIIMS New Delhi. So in this video, I will discuss about how to prepare for NOTSET exam. Like many of you were asking to me like from where to start and how to start, which area we should focus on right now. मतलब मेन चीज़ें क्या हैं मेन एग्ज़ाम के लिए। सो मेंस एग्ज़ाम आपको पता है कि प्रीलिम्स में सिर्फ क्वालिफाई करना था, मेंस में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होगा वो रैंक लाना, मतलब मेन फाइट ही मेंस के लिए होती है हमारी, ठीक है, नॉटसेट में। तो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है हमें कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि मेंस के एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। पता है सिनेरियो बेस्ड होगा, सारे क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड होंगे, प्रायोरिटी बेस्ड होंगे। तो उनके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो मेंस के लिए हमारे 2 ही पॉइंट सबसे मेन है। फर्स्ट वन इज़ कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं। सेकंड वन इज़ हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन मेंस एग्जाम। एज यू ऑल नो कि सिनेरियो बेस्ड पेपर होगा तो थोड़ा सा ये टाइम मैनेज करना और बाकी सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा टफ रहेगा एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। सो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले सोर्सेज आपके लिमिटेड होने चाहिए। लाइक बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारी बुक्स को नहीं फॉलो करना होता, ठीक है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करना होता है। क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज को पढ़ोगे, एक ही तुम किसी टॉपिक को, चैप्टर को तुम अलग अलग लोगों से पढ़ोगे, हर एक का पढ़ाने का तरीका, हर एक के कॉन्सेप्ट, मतलब चीज़ें सेम होती हैं बट पढ़ाने का तरीका और कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं हर एक को डिफाइन करने की, हर किसी चीज़ को डिफाइन करने की। सो मेन फोकस रखना कि 1 सब्जेक्ट 1 टीचर, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एक ही रिसोर्स होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ अलग है कि अगर तुम्हें कोई टॉपिक, लाइक मुझे शौक नहीं पता था, मुझे शौक समझ में नहीं आया था आज तक, तो मैंने उसके लिए जो भी यूट्यूब चैनल मैंने आपको बताए थे उनसे मैंने पढ़ा, कुछ टॉपिक्स मैंने जिस यूट्यूब चैनल से पढ़े फिर वो उसी से ही पढ़े। तो लिमिटेड रिसोर्स होने चाहिए हमारे, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज रिसोर्सेज के लिए सबसे बेस्ट बुक, एज आई ऑलरेडी शेयर्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़, कि उसके लिए सबसे बेस्ट बुक एनक्लेक सॉन्डर्स। लाइक एनक्लेक सॉन्डर्स इज बाइबल, मतलब उससे बेस्ट बुक है ही नहीं कोई नर्सिंग में। लाइक मैं यहाँ पे अभी आपको वीडियोस में शेयर कर देती हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लाइक कॉम्प्लिकेशंस दी हुई हैं TPN की, मतलब लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स केयर वाला चैप्टर है ना उसको बिल्कुल मत छोड़ के जाना। लाइक अगर आप सॉन्डर्स में कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो, सिर्फ 2 चीज़ें तो ज़रूर करके जाना, ठीक है। फर्स्ट वन इज जो नर्सिंग फाउंडेशन के उसमें चैप्टर्स दिए हैं, वाइटल्स और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग उसमें से, और सारे प्रोसीजर्स, बॉक्सेस और क्वेश्चन बोर्ड करके वो जो उसमें बॉक्सेस बने होते हैं वो अच्छे से करके जाना। उनके क्वेश्चन ही उसमें 10-15 हर चैप्टर में ऐसे दिए हैं, तो एटलीस्ट तुम उन क्वेश्चंस को तो कर ही सकते हो इस टाइम पे, ठीक है। अगर आपके पास फिर भी थोड़ा सा टाइम है तो मोस्टबी भी कर सकते हो। मोस्टबी से आप MSN फंडामेंटल कर लेना, सिर्फ 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो साइकेट्रिक मैं बोलूँगी कि सॉन्डर्स से मत करना, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है। लाइक जितने अच्छे मेरे पास नोट्स थे तो मैंने सॉन्डर्स से मैंने साइकेट्रिक नहीं किया था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैंने उसमें से कवर किए थे। लाइक थ्योरी भी किया था उसमें से मैंने, मेनली सॉन्डर्स में से MSN एंड फंडामेंटल, ये 2 सब्जेक्ट्स, और लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स केयर वाला जो उसमें अलग से चैप्टर दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक कॉम्प्लेक्स केयर वाला चैप्टर ऐसे कि उसमें सारे सब्जेक्ट्स का एक कंक्लूजन दिया हुआ है, इमेजेस भी हैं उसमें हर एक चैप्टर की, ट्यूबिंग्स की, लाइंस की, जैसे स्टैंग स्टिकन, ब्लैकमो ट्यूब एंड सारी ट्रेकियोस्मी ट्यूब्स और ऑक्सीजन थेरेपीज, सब कुछ उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। सो एक बार जस्ट गो थ्रू ज़रूर कर लेना उनसे। आई विल सजेस्ट कि सबसे बेस्ट बुक है वो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड आज भी अगर मैं बोलूँ तो मेरे सिलेक्शन का जो मेन, मतलब मैं अपना क्रेडिट देना चाहूँगी वो शायद सॉन्डर्स की बुक का ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा ही उसी बुक को है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। तो उसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना उस बुक को। और सेकेंड वन इज रिसोर्सेज की बात कर ली। थर्ड वन इज आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके पास आपके नोट्स हैं, लाइक आपने शॉर्ट नोट्स बनाए जैसे मैंने बनाए थे, तो नोट्स भी पढ़ के जाना। रिसोर्सेज के लिए इतना काफ़ी है, लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। सॉन्डर्स को बिल्कुल अवॉइड मत करना, अदरवाइज बाद में रिग्रेट होगा कि काश हम पढ़ लेते उसको, ठीक है। तो सॉन्डर्स पढ़ लेना एंड अपने जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे उनको रिवाइज कर लेना। ज़्यादा इस टाइम चीज़ों के पीछे मत भागना, अपने प्रोसीजर्स, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड थिंकिंग जो ये होती है इस पर ज़्यादा फोकस करना। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, आपको भी पता है, तो मेन फोकस इन चीज़ों पे रखना, ठीक है। प्रोसीजर्स आपको सारे आने चाहिए फंडामेंटल के। और साइकेट्रिक और बाकी सब्जेक्ट्स को अवॉइड मत करना। लाइक अगर हम सोचे कि प्री में 80% फंडामेंटल आया था तो मेंस में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। साइकेट्रिक OBGY हो सकता है ज़्यादा वेटेज वो इन एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में बाकी सब्जेक्ट्स को दे दे। तो किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे अवॉइड नहीं करना कि नहीं इस बार OBGY नहीं आएगा, साइकेट्रिक बिल्कुल नहीं आएगा, फंडामेंटल भी आएगा, सिर्फ ऐसा नहीं होता। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, कुछ नहीं पता होता कि वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दे। तो हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है।
एंड रिसोर्सेज की बात हमने कर ली। रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होंगे वैसे भी, क्योंकि आजकल बहुत है यूट्यूब पे एंड बाकी बुक्स तो हमारे पास होती हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी यूट्यूब पे क्वेश्चंस की वीडियोस देखने से मच बेटर है अपनी सॉन्डर्स की बुक को पढ़ लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे कभी भी ये 50-50 क्वेश्चंस आप 2-2 घंटे में फिनिश करो किसी भी वीडियोज़ में, वो बेनिफिट नहीं देते। अगर आपने फिर भी देखना है, लाइक आप दिन में 1-2 वीडियोज़ देख सकते हो, जैसे मैं भी देखती थी कुछ चैनल्स के जो मेरे फेवरेट थे, तो ऐसा कर सकते हो आप। बट पूरा पूरा दिन वीडियोज़ देख के टाइम वेस्ट नहीं करना, अलग अलग रिसोर्सेज पर बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये रही हमारी रिसोर्सेज के बाद। सेकंड वन इज़ हाउ टू अटेंड क्वेश्चन मीन्स मेन एग्जाम। सो मीन्स एग्जाम में ये सबसे पहली बात कि आपको पता है टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। बट अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी हैं, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी, क्रिटिकल थिंकिंग है, तो वहाँ पे आप प्रायोरिटी खुद से निकालोगे। टाइम मैनेज करना आपको आ जाएगा। देखो बहुत कम टाइम होगा, क्वेश्चंस को पढ़ना भी है, प्रायोरिटी भी निकालनी है। बट एक चीज़ का ख्याल रखना, जो क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने नहीं पढ़े, आपको नहीं पता, ये गेस वाला सिस्टम उधर नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। और फॉर जनरल कैटेगरी, जैसे मैंने बोला था कि मैंने 85 समथिंग क्वेश्चन मीन्स में अटैम्प्ट किए थे, मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगी कि कितने अटैम्प्ट किए थे एंड कितने मेरे रॉन्ग थे। तो 61 मार्क्स पे मेरा 436 रैंक था ऑल इंडिया में। मतलब अगर तुम्हारा 60 के ऊपर है तो आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, पहले वाले नॉसेट के कंपैरिजन में बता रही हूँ। बट इस बार तो डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आएगा, किस लेवल का होगा, सो उस पर डिपेंड करेगा। सो कोशिश करना कि क्वेश्चन उतने ही अटेम्प्ट करना जितने आए, ओवर नहीं करने होते कभी भी। मतलब लाइक कुछ बच्चों ने 90 प्लस किए थे, 95 प्लस किए थे, ऐसे नहीं करना होता। जितनी चीज़ें आ रही है उतना करो। हाँ कुछ चीज़ों में आपको 50-50 लग रहा है, तो उसमें जो आपकी गट फीलिंग बोल रही है पहली बार, उस पर कर सकते हो, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन में। ज़्यादा ये चीज़ें नहीं करनी होती, अदरवाइज फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। और मेंस में सबसे ज़्यादा अपना इस चीज़ पे फोकस करना कि क्वेश्चंस को पढ़ना, जो वो उनके की पॉइंट्स होते हैं, एक्सेप्ट जैसे मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, उनको निकालना ही इतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उनका क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन को एक बार देख के जाना, उनका पैटर्न क्या था मेंस का वो देख के जाना। सो अटेम्प्ट इस तरीके से करना है, नेगेटिव ज़्यादा नहीं करना, और उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जितने आपको लगे कि आपको आते हैं। ठीक है, और लाइक ऑप्शन इस बार ऐसे ऐसे भी आ सकते हैं, लाइक पिछली बार जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे आया था, BCG OPV, इनका रूट क्या होता है, लाइक A B C ऐसे करके दे देते हैं, फिर 4 ऑप्शंस होते हैं, ABC, A को B से क्रॉस करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, क्रॉस मैचिंग वाले, तो ऐसे भी आ सकते हैं। तो उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा मतलब दिमाग लगता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से सॉल्व करा। अगर आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट्स पहले से बताऊंगा, अब आपको यही नहीं पता उनका रूट क्या है, तो उनको निकालने में ही उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए बोल रही हूँ, मेन फोकस अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पर रखो। मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बोला था, लाइक बच्चे बोलते थे नहीं हम तो पूरा पूरा दिन टेस्ट देंगे, हम तो पूरा पूरा दिन ये करेंगे। टेस्ट, आई नो, देखो टेस्ट सीरीज़ बहुत बेनिफिट देती है, टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी भी होती है। ठीक है, मतलब मैं मानती हूँ उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, मतलब एक क्रिटिकल बिल्डिंग, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होती है हमारी, ये चीज़ मैं मानती हूँ। बट ये चीज़ आपको पता चल गया होगा प्री का एग्जाम देख के कि कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बस उनका पैटर्न, टॉपिक्स, वो मैंने ETTT बोला था, इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बट ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन उनका बोलने का तरीका, उनका क्वेश्चन देने का तरीका कुछ अलग होता है, और हमारा निकालने का तरीका बहुत अलग होता है। बस टॉपिक्स वही सेम होते हैं, हर बार टॉपिक्स वही होंगे, आपको जो क्वेश्चन प्रेजेंट करेगा ना वो, और जो उनके ऑप्शंस होंगे वो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उनको एक सॉल्व करने का आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए। तो इस चीज़ पे मेंस में फोकस करना कि जो भी आपके कंटेंट अभी आपके पास ऑलरेडी हैं, थ्योरी है, उस कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, सेक्शन प्रेशर वगैरह हमें सब पता है। मतलब वो ना ऐसा करते हैं मेंस में कि छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होंगे ना, लाइक सेक्शन प्रेशर ही पूछना, तो पहले उसको इतना बड़ा सिनेरियो बना देंगे, NST CST भी देंगे, टाइम दे देंगे, वीक्स बता देंगे, मतलब ऐसे इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे तुम्हें। और ये व्हील चॉप वाला आपको निमोनिक पता ही होगा, तो ऐसे ऐसे निमोनिक्स बना के चीज़ों के कंसेप्ट में क्यों बनाती थी, ताकि मुझे क्लिक कर जाए फटाफट से माइंड में, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, हम सोचे अच्छा उसमें ये था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है वहाँ पे। तो कंसेप्ट ऐसे होंगे, कंफ्यूजन जिसको होती है ना एग्जाम, जो डाउट में जाता है, उनके क्वेश्चन पक्का गलत होते हैं। तो कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखना, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड लास्ट में वीडियो का एंड करते हैं, मुझे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आई नो बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। एंड आप सब लोगों को लग रहा है कि अभी मेंस के लिए बहुत टाइम है, प्री के रिजल्ट का वेट कर लेते हैं। जो बच्चे अभी वेट कर रहे हैं ना रिजल्ट का, ये बात याद रखना कि आपका एक दिन आज वेस्ट हो रहा है, उसी दिन 500 बच्चे और पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग आपसे बहुत आगे चले जाएंगे। अपना टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, किसी भी रिजल्ट के, मतलब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अच्छा होगा कि नहीं होगा, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। खुद पे ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हो जाएगा। मेंस के लिए प्रिपेयर करो, मेन फोकस ही तुम्हारा मेंस होना चाहिए, प्री तो क्वालिफाई कर लोगे आप। ठीक है,
7,000 के शायद अंदर आना है ना तुम्हें, तो वो तो तुम आराम से आ जाओगे, मतलब 5 टाइम्स वो स्टूडेंट्स को लेंगे तो आराम से आ जाओगे। तो मेन फोकस अपना करो मेंस के ऊपर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टाइम अपनी थ्योरी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करना चाहते हो तो क्लिनिकल बेस्ड जो क्वेश्चन एनक्लेक्स में दिए हैं, मोसबी में दिए हैं। एंड येस, वन मोर थिंग, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैं बता ही नहीं पाई क्योंकि मैंने वो चीज़ फॉलो की थी और मैं आपको शेयर ही नहीं कर पाई वो। सो एक नर्सिस लैब करके एक साइट होती है, लाइक जो भी टॉपिक आपको लगता है ना कि थोड़ा मतलब टफ है आपके लिए, लाइक इंसुलिन, ड्रग कैलकुलेशन बहुत आएगी, ड्रग कैलकुलेशन, ईसीजी, इन पे क्वेश्चन डेफिनेटली फॉर श्योर आएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे फोकस करना। लाइक अगर मैं बताऊं कि जैसे इन चीज़ों पे फोकस करना कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना इनके मेंस के, तो अब ऐसा कर सकते हो, जो नर्सिस लैब वाला जो साइट होगा उस पर आपने डाला डीके का टॉपिक या डायबिटीज मेलेरिया, जो भी आपको नहीं आता, इंसुलिन डाला, उस पर 75 क्वेश्चन का एक बैंक आ जाता है। मैंने वही फॉलो किया था, मैंने उससे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा की थी और बुक से की थी, मैं इन्हीं सोर्सेज पे बिलीव करती थी ज़्यादा। तो ऐसे कर सकते हो आप। So as you can see here, this is Saunders NCLEX 9th edition, which is latest one, and this book is very important for building your concepts. As I said in this video कि इसमें complex care वाला जो chapter है वो बहुत important है, and इस chapter में like priority concepts दिए, clinical judgment based concepts दिए हुए हैं बहुत सारे, and questions भी इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, and इसमें सारी images, color coding and complication of TPN, PN and tracheostomy इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। सो जस्ट गो थ्रू वन, एंड इसमें ट्यूबिंग्स जितने भी है, स्टेंग स्टिकन, ब्लैकमोर ट्यूब एंड प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स, प्रोसीजर्स जितने भी दिए हैं इनको एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, कोज दे ऑल दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जितनी भी इमेजेस इसमें दी हैं, बॉक्सेस दिए हैं, इनको बिल्कुल मत छोड़ के जाना। ऑक्सीजन थेरेपी, एंड तुम देखोगे इसकी एक एक इमेज से नॉर्सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। सो जस्ट फॉर मेंस एग्जाम आपको सारी आईवी ट्यूबिंग्स और जितने भी कलर कोडिंग्स होती हैं ये सब आपको पता होनी चाहिए। ईसीजी इमेज बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपको पता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लाइक मैंने इंस्ट्रूमेंट्स की फोटोज़ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करती रहती हूँ, एलिस विल्सेरम, इनके डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। टूथ फोर्सेप्स नॉट होती तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हॉलीडे सेगा फॉर्मूला जो होता है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लाइक मैं आपको कुछ टॉपिक्स अभी शेयर कर देती हूँ, वो आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। ये नॉर्सेट 5 के मेंस के टॉपिक्स हैं, ठीक है। लाइक आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मैंने ऑलरेडी बता दिया, उनके रूट्स अच्छे से पता होनी चाहिए, डोजेस पता होनी चाहिए, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी और जो वो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उनके स्टोरेज, शेल्फ लाइफ, वो सब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सिनेरियो में आएगा, सिनेरियो बेस्ड, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होती है, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, मतलब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं तो उसमें मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, डेथ का, कोएगुलोपैथी। तो ऐसी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 1 टाइप 2 पढ़ के जाना अच्छे से। ईसीजी आपको मैंने बता दी, ईसीजी चेंजेस में पक्का आएगा, ठीक है। और पढ़ लेना एडीआर की डोजेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआर पढ़ लेना। शॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली शॉक से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा मीन्स में, सिनेरियो बेस्ड। बट आईवी लाइन मैंने बता दिया, कैथेटर के साइजेस फीमेल मेल में, ये सब पढ़ के जाना। एंड साइकेट्रिक भी ऐसे मैं बोलूँगी कि उसको अवॉइड मत करना। एंटीसाइकोटिक ड्रग, डाइजोक्सिन, ये सब चीज़ें जो अलग अलग लिथियम, जो ये ड्रग्स होती है ना इंपॉर्टेंट, इन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड अब मैं बोलूँ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हम पेशेंट को एनपीओ क्यों रखते हैं, तो इसका अगर तुमसे मैं एनपीओ रखते हैं और उनको फ्लूइड चलता रहता है तो उसका मेन मतलब देखो वो क्वेश्चंस कैसे पूछता है मेंस में या नॉर्सेट में, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। ओटी में जब कोई भी एंटर करता है तो वो एनपीओ आता है, बट अगर बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर हमें यही नहीं पता कि एनपीओ क्यों रखते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या उन चीज़ों का, तो इसलिए वो सिर्फ ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। सेकंड वन इज टीपीएन, सीएसएफ के बारे में उसके सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लंबर पंचर, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स सारे आपको पता, सहेली जो भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, डीएमपी एंड ऑल, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। और जो वो होता है ना सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का चाइल्ड, सैम चाइल्ड बोलते हैं, तो अभी इस पे क्वेश्चन भी आया था डिहाइड्रेशन, मैंने इस पे बोला भी था कि डिहाइड्रेशन, डायरिया, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सैम चाइल्ड जो होता है उसमें मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कितने से कम होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया की रेंज कितनी होती है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइक और हाँ वो भी होता है जो माइक्रोसेफेली एंड मैक्रोसेफेली में रेंजेस क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कितना होता है ये पता होना चाहिए। रिफीडिंग सिंड्रोम का ट्रायड क्या होता है ये पता होना चाहिए, वाइटल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग बहुत अच्छे से ही दिया हुआ है उसमें एनक्लेक्स में। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपने एनक्लेक्स सॉन्डर्स पढ़ ली तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सबसे बेस्ट बुक है। एंड येस आपको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने बता दिया और एचपीवी की वैक्सीन बता दिया, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें आ सकता है। एंड पैरामीटर सीमेंट एनालिसिस के ये भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एंटीकोएगुलेंट, जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब मैं टॉपिक्स नहीं बता रही बट मैं जस्ट तुम्हें क्वेश्चन बता रही हूँ कि ऐसे आ सकते हैं कि एंटीकोएगुलेंट प्रेगनेंसी में कौन सा नहीं देते, क्यों देते, कौन से वीक पे स्टार्ट करते हैं, आफ्टर डिलीवरी कौन
कौन सा देती है, ठीक है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ऐसे मोस्ट कॉमन ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या होता है, न्यूनेट्स में क्या होता है, इन्फेंट में क्या होता है, एडल्ट में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए, ठीक है। सो यही कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए थे, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है भाई, डिटॉक्सिन को होल्ड कब करते हैं, ECG चेंजेस का कौन कौन से होते हैं उसमें। लाइक मैंने उसको KTM से याद किया हुआ है, KTM बाइक भी होती है, ठीक है। तो ऐसे मैंने याद किया हुआ है KTM, लाइक के का मतलब पोटेशियम, T थायराइड, हाइपो, मतलब ये हाइपो होते हैं तीनों, KTM कम हो जाता है, ठीक है। थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, M से मैग्नीशियम, तो इसमें ये तीनों KTM कम हो जाता है, कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे आप निमोनिक्स बनाओगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट तुम्हें देंगे। ECG चेंजेस तुम्हें सभी पता होने चाहिए, एसिड बेस इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं एंड जो मेरा मेन पर्पस था आपको शेयर करना कि कौन कौन से एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल स्किल कैसे डेवलप होगी जब आप किसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, प्रायोरिटी आपको खुद से मतलब समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन की प्रायोरिटी क्या है और वो क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन में ये समझा करो कि वो टॉपिक क्या है, बस NST से पूछा है ना तो हाँ आपको NST से क्लिक करना चाहिए कि क्या होता है, अच्छा CST NST में क्या डिफरेंस है, ऐसे आपको हर चीज़ ऐसे क्लिक करनी चाहिए माइंड में। कंसेप्ट सामने आ जाएंगे ना जब वो पेज लिखा हुआ आपके बुक के मतलब सामने आएगा कि ऐसे मैंने किया था। एंड सी मैं आपको दिखा भी सकती हूँ मैंने कौन से टॉपिक्स पढ़े थे। लाइक ये मेरा स्केड्यूल हुआ करता था जब मैं प्रिपरेशन करती थी। सी जैसे मैंने पढ़ा था कि मैंने लिखा हुआ कि फंडामेंटल के प्रोसीजर जो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, मैंने आपको शेयर कर दूंगी वो मैं, तो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए थे जो प्रोसीजर्स मैं पढ़ के गई थी। सॉन्डर्स देखो मैंने कितनी बार पढ़ी है, मूव्स भी कितनी बार पढ़ी है। तो ये चीज़ें कि देखो थर्ड रिविजन चल रही थी जब मैं आई वॉज प्रिपेयरिंग, शायद अगस्त में थर्ड रिविजन चल रही थी मेरी सॉन्डर्स की। तो मैंने ऐसे उसको बहुत बार मल्टीपल रिवाइज किया ना, 7-8 बार, मतलब एटलीस्ट एग्जाम टाइम पे शायद लास्ट तक तो 9-10 बार पढ़ लिया था मैंने उसको। 9-10 बार ऐसे नहीं कि पूरी बुक पढ़ती थी मैं, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मेरे होते थे जो मैंने खुद से लिखे हुए थे उनको पढ़ती थी मैं। सो मेन फोकस करना अपना, ऐसे मैं अपना स्केड्यूल बना के रखती थी कि कब मुझे क्या पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। ये मेरी सारी यादें हैं तो मैं इनको कभी भी फेंकती नहीं हूँ, इन चीज़ों को मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो ऐसे लाइक इम्यूनाइजेशन तो मैं ज़रूर पढ़ती थी, मुझे पता था इससे क्वेश्चंस आते हैं। फंडामेंटल की थ्योरी, उसके प्रोसीजर्स, मैंने बताया था ना मोस्टली मैं रात को पढ़ती थी, तो सारे प्रोसीजर्स मैं बहुत अच्छे से करके गई थी। तो आई होप आप सबको इस वीडियो से थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। एंड अगर हेल्प मिला है तो अच्छी बात है, बाकी आप खुद भी बहुत मैच्योर हो, इस एज में तो हमें पता होता है कि किस चीज़ों पे फोकस करना है। एंड आई होप आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा बहुत से स्टूडेंट का। बट स्टिल अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्टली आप मैसेजेस कर सकते हो, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई यू ऑल। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड अच्छे से प्रिपेयर करना मेंस के लिए और पॉजिटिव बिल्कुल रहना है, क्योंकि देखो इतनी मेहनत की है, प्री भी क्वालिफाई कर लिया बट मेंस तक नहीं पहुंचे तो बहुत दुख होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। बट सी मेहनत आप खुद कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आई वॉज डूइंग नथिंग फॉर यू ऑल। आप खुद अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, खुद ही अपने आपने दिन रात एक किए हैं, तो सिलेक्शन भी आपका ज़रूर होगा। और जो एग्जाम देके आता है ना उसको शाम को आके खुद ही पता होता है कि मेरा क्या होने वाला है, रिजल्ट खुद का पता हमें होता है, ठीक है। बेशक हम सबसे झूठ बोल सकते हैं बट खुद से नहीं बोल सकते ना, तो हमें पता होता है हमारे रिजल्ट का ऑलरेडी कि क्या होने वाला है। सो अपने ऊपर फोकस रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो दुनिया वाले कोई और क्या करेगा, ठीक है। खुद पे ये डाउट रखोगे कि मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा, तो फिर कौन तुम पे यकीन करेगा। खुद से वो चीज़ें इमेजिन करके चला करो। लाइक मैं जब तक नर्सिंग ऑफिसर नहीं थी तब मैं इमेजिन करके चलती थी कि मैं कभी स्क्रब में होंगी, क्योंकि मुझे स्क्रब का हमेशा से था कि मैं देखूँ ऐसा कभी, तो स्क्रब में होंगी, एम्स के सामने होंगी। वो चीज़ें इमेजिन करो तभी तुम वो लाइफ जियोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। तुम उस चीज़ में खुद को ऐसे फील ही नहीं कर रहे हो, इमेजिन ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगी वो चीज़ें, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम देने जाना है। एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। एंड देखो जिनका प्री क्वालिफाई भी नहीं होगा उनको मैं यही बोलना चाहूँगी, अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दो, रेदर देन कि तुम रो और नेगेटिविटी का पार्ट बनो। क्योंकि देखो तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, साल में 2-2 बार नॉर्सेट हो रहा है, और क्या चाहिए। पहले बच्चे 1-1 साल वेट करते थे, मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि 2-2 बार हो रहा है, एटलीस्ट हमें चांस मिल रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ESIC है, DSSS भी है, बहुत से एग्जाम्स आते रहते हैं। तो बट जिनका मेन एम है, मतलब जिनका एम ही एम्स है तो उन्हें तो एम्स चाहिए, आई नो वेरी वेल। बट बाकी के भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नर्सिंग में है, ये फील्ड बुरा नहीं है, बहुत नोबल, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, वैकेंसीज भर के हैं। जो चीज़ हम पे डिपेंड करती है वो है मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल ज़रूर तुम उस जगह तक पहुंच जाओगे जो तुम्हारे माइंड में क्लिक कर रही है बार बार। लाइक तुम किसी भी, मैं तुम्हें बताऊँ, तुम UP के एग्जाम दे लो, कोई भी एग्जाम तुम दुनिया भर में दे लो, बट जहाँ तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा और जो तुमने पहले से डिसाइड किया हुआ है ना, वो तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगा एक दिन, ठीक है। तो बस उस पर हमें
कंसिस्टेंट रहना है। आज तुमने देखा होगा यूपीएससी का भी जो अभी रिजल्ट आया उसमें जिसके 619 रैंक है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी किसी ने शेयर किया कि एक ने ये भी शेयर किया कि कितने कितने एग्जाम दिए और स्टिल वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। किसी ने ये भी शेयर किया कि वो खाना भी किसी से मांग मांग के खा रहे थे। तो ऐसे इंटरव्यूज़ देखती हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था पहले से, और मेरे साथ में भी यूपीएससी वाले बच्चे ही प्रिपेयर करते थे। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग होल नाइट मैं लाइब्रेरी में स्टडी करती थी। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना कि मोटिवेशन खुद से ही आती हैं चीज़ें। दो लोगों को देखोगे ना तुम कितनी ज़्यादा वो मेहनत करें तो तुम्हें वो खुद से आ जाएंगी। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। प्रिपरेशन करो ऑन द टॉप, अच्छा होगा सब कुछ, और मेंस के लिए प्रिपेयर करो बहुत अच्छे से। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।